नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। और अगर विद्यार्थियों ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो आपका बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा और इसके अंतर्गत इस बार आपके पेपर में कुल 15 अबसद के वाले प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे विद्यार्थियों? 15 अबसद वाले प्रश्न इस बार आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में सीधा ही पूछा जाएगा, तो आपसे विनंती रहेगी अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? आपको ओनली फॉर बताना है कि जेम्स मिल ने है वो कौन सी किताब लिखी थी। विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अपना ऑप्शन नंबर स। यहाँ पे इस तरह से आपको पेपर के अंदर ही उत्तर लिखना है। इस बार कॉपी आपको अलग से नहीं मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 इसी का। देखिएगा प्रश्न क्या है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह है वो हुआ था? आपको बताना है महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली विद्रोह हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी हैं, अगर ये प्रश्न आएगा तो आप क्या लिख के आओगे? संथाल विद्रोह लिख के आओगे या फिर बस्तर विद्रोह लिख के आओगे। विद्यार्थियों ये लिखा तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपको लिखना है महाराष्ट्र में 1940 में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो हुआ था वर्ली विद्रोह। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कौन सा हुआ था? वर्ली विद्रोह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वीरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ, धनपत राय, देवदत्त। विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? स्वामी विवेकानंद हैं, इनका मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त था। तो अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा सही आंसर। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर ब भरोगे। इस तरह से आप भरोगे तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो यहाँ पे देखिएगा मानव निर्मित संसाधन की बात हो रही है विद्यार्थियों। तो झरने का जल है, ये तो प्राकृतिक है। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, ये भी प्राकृतिक है विद्यार्थियों। उष्णकटिबंधीय, ये भी प्राकृतिक हैं। लेकिन कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 5। विद्यार्थियों में सारे प्रश्नों को विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी मिट्टी के निर्माण का नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मृदा का गठन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है? विद्यार्थियों बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, ब्राज़ील। इस तरह से आपको है ना अपना आंसर है पेपर में ही लिखने हैं प्रश्न के आगे, जैसे जैसे कोष्टक बने होंगे उसी के अंदर। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा होती है, उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य को धर्म से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे देखिएगा 8वां प्रश्न है प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो मेरे हिसाब से इसमें सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द, असंख्य। कितने होते हैं? असंख्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? जो गरीब लोग हो, जो अमीर लोग हो, जो गरीब और अमीर दोनों हो, या फिर उसमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों जो गरीब लोग हैं उनको ही अनुच्छेद 39A में वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं वो रहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 से ज़्यादा। कितने रहते हैं अकेले उड़ीसा में विद्यार्थियों? 60 से ज़्यादा है वो जनजातीय समूह रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये भी प्रश्न। निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है ये किसने की थी? ये हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में है विद्यार्थियों। वहाँ पे हुआ था 17 जुलाई 1734 में और इसकी अध्यक्षता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सपने वाला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। विद्यार्थियों मेरे मेहनत के लिए आप लाइक तो कर दो यारो, फटाफट लाइक कर दो। मैं बीमार हूँ, 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी आज जैसे तैसे करके आपके सामने आया हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आज 2 या 3 पेपर आपके लिए अपलोड करूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको लिखना है 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। ये है ना विद्यार्थियों, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम पाया जाता है? आप सभी को पता होगा पश्चिमी जो थार मुस्तलीय भाग है यहाँ पे लोग कम निवास करते हैं और उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कौन सी योजना है विद्यार्थियों? राजश्री योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लास्ट 15वां प्रश्न अवसर के रूप में, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? विद्यार्थियों मक्खन जैसा प्रश्न है, बिल्कुल इजी है। तो हमारे देश में संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, आपके ऑप्शन द में दे रखा है। इसमें है ना पंचायती राज व्यवस्था को है वो अपना लिया था। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है, यानी आपको खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह क्या है? असम के आदिवासी खाली जगह में काम करने जाने लगे थे, कोयला खदानों में या फिर चाय बागानों में। विद्यार्थियों ऐसे ही ऑप्शन आपके पेपर में आएंगे और दोनों में से एक ऑप्शन को लिख देना है यहाँ पे खाली जगह में, आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाय बागानों में। तो यहाँ पे आप लिखोगे चाय बागानों में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार हैं खाली जगह के हाथ में सौंप दिए। तो ब्रिटिश साम्राज्य होगा इसका या फिर ब्रिटिश सैनिक होगा? विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ब्रिटिश साम्राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खाली जगह में क्या भरोगे? ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है ना, ये भरना है, नहीं भरोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष खाली जगह है, क्या देश है या राज्य है? तो विद्यार्थियों यहाँ पे है ना कई सारे विद्यार्थी हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्या लिख देंगे? देश लिख देंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे आप लिखोगे राज्य, ठीक है ना, राज्य लिखना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, घरेलू हिंसा महिला कानून सुरक्षा कानून खाली जगह से लागू हुआ। विद्यार्थियों ये कब हुआ था? ये 2006 से लागू हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2006, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या इसी का है 5वां कि सतत विकास लक्ष्य में खाली जगह लक्ष्यों का चयन है वो किया गया है। तो यहाँ पे कितने लक्ष्य थे? 17 लक्ष्य थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 17। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों ये है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है कमलेश्वर महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न है कम वर्षा, एक मिनट हो,
हाँ इसको ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ यहाँ पे देखिएगा आप, कम वर्षा वाले खाली जगह प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर शुष्क लिखना है। क्या लिखना है? शुष्क लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम धात्विक खनिज हैं या फिर अधात्विक हैं? तो ये हो जाएगा अधात्विक। क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, अधात्विक खनिज हैं। अगर यहाँ पे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, जस्ता वो आता ना, तो यहाँ पे आप लिखते धात्विक, लेकिन यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम, ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। विद्यार्थी, मैं सामाजिक का टीचर हूँ, तो आप पूरा मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और आपके पेपर होने तक आपकी मैं हेल्प करूँगा। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर के आगे सही का व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिएगा, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? नील की खेती करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या सही है या गलत है? तो यहाँ पे आप लिखोगे सही है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दूसरा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। क्या ये सही है या फिर गलत है? बिल्कुल बताइएगा, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो विद्यार्थियों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है गलत। क्यों? क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 1829 में नहीं हुआ था विद्यार्थियों, ये हुआ था 1929 में। ये बात आप ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 1929 होता तो अपन क्या कर लेते? सही कर लेते। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसके बीच में है ना फसल उगाना कहते हैं। तो ये भी सही है विद्यार्थियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पे वफादारी की शपथ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं वो रहते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये भी सही है, क्योंकि भारत में है ना वो 729 के आसपास में है वो जनजातीय समूह निवास करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो विद्यार्थियों ये गलत है, क्योंकि कोटा में है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था भाई लाला जयदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला जयदयाल ने किया था। जबकि यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, इन्होंने तो नेतृत्व किया था भाई आहुआ में। कहाँ पर किया था? आहुआ में किया था। और ये आहुआ कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? पाली में पड़ता है, वहाँ पे किया था। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ओके, अगला प्रश्न है ना, ये है आपके, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो यहाँ पे है ना बिल्कुल ईजी सा है ये। तो देखिएगा, पहला है राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था ब्रह्मो समाज की स्थापना। ओके। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है वो शिल्ली है। ठीक है। यहाँ पे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर के डबोक में। ठीक है। मर्दा का अपरदन रोकना क्या कहलाता है? चट्टान बांध कहलाता है। बिल्कुल। और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये विद्यार्थियों हैं आपके सीकर जिले में। ठीक है। इस तरह से आपको मिलान करना है और यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। ध्यान रखना कैसे प्रश्न हैं? लघुत्रात्मक, यानी छोटे छोटे हैं, उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न क्या है कि भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो विद्यार्थियों वो व्यक्ति कौन था जिसने भारत का मानचित्र बनाया था
और उसको रॉबर्ट क्लाइव ने है वो नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप भी बताइएगा। मैं बता देता हूँ, जेम्स रेनेल। क्या नाम था उसका, जेम्स रेनेल। ठीक है, जेम्स रेनेल। अगला प्रश्न है 1829 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर थॉमस। ठीक है, सर थॉमस मुनरो। ठीक है ना, ये था, कौन था, सर थॉमस मुनरो था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा भी आ सकता है, तो आपको बताना है अगर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से है ना प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, झीलें हैं, नदियां हैं आदि, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो जल संरक्षण के लिए बर्तन, जैसे कि बर्तन धोते हैं तो उसके समय है ना नल की जगह पे अपन को बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, तो जल को अपन बचा लेंगे, या फिर टब का प्रयोग करना चाहिए। हर नागरिक को है ना शावर की जगह बाल्टी से ही भरकर स्नान करना चाहिए। ज़्यादातर क्या करते हैं, शावर लगे होते हैं और उससे ना पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं करना, अपन को बाल्टी का उपयोग करना है। और सिंचाई में खेतों में है ना फुहारा या फिर बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करना है। इस तरह से कोई भी 2 लिखने हैं, कई सारे हैं यहाँ पे उपाय। तो अगला है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है। तो यहाँ पे होती है विद्यार्थियों संसद की। किसकी होती है, संसद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 10 से लेकर 17 तक। ये सारे के सारे प्रश्न क्या हैं, आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न है ये। जैसे कि 10वां प्रश्न आप देखिएगा, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे। कोई 3 आपको लिखने हैं। तो पहला विवाद क्या लिखोगे कि उन्होंने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया। दूसरा है व्यापारिक छूट देने के लिए नजराने की मांग की। तीसरा लिखोगे कंपनी को किला बंदी व सिक्का ढालने से मना कर दिया। इस तरह से आपको 3 कारण लिखने हैं। पहला क्या लिखोगे कि कंपनी को व्यापारिक जो छूट है ना वो देने से मना कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि व्यापारिक छूट के लिए नजराने की मांग की। और तीसरा है कि कंपनी को सिक्का डालने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 11वां। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदली। तो 1857 की बगावत के स्वरूप अंग्रेजों ने है वो नीतियाँ इस तरह से बदली, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सारा काम काज है वो ले लिया। भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात है वो सेना में कम कर दिया और यूरोपीय सिपाही हैं उनको भर्ती कर लिया, गोरखा वगैरह है उनको ज़्यादा भर्ती कर लिया। इस तरह से इन्होंने है ना ये काम किया था। इस तरह से आपको 3 लिखना है। अगला प्रश्न है संसाधन क्या है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, मक्खन जैसा प्रश्न है। तो संसाधन जिसका उपयोग हम मानव अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं प्रत्येक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार है जो कि वयस्क नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ये किसी के अधीन में नहीं होती है और स्वतंत्र रूप से है ना वो न्याय करती है। ठीक है, कौन, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र स्थानों को अंकित कीजिएगा। राजस्थान के मैप में भरना है। सबसे पहले आपको भरना है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा कहाँ पर है विद्यार्थियों, आपको भरना है भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में जयपुर भरना है। जयपुर कहाँ पर है, जैसे कि ये रहा आपका जयपुर। ठीक है ना,
इस तरह से आपको ब्यावर भरना है। ब्यावर कहाँ पर है, तो ये रहा अजमेर में ब्यावर यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको तीनों को भरना है। अगर आप भरते हो तो आपको क्या मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। राजस्थान के मैप को आप याद करके ज़रूर जाएंगे। अगला है साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे नमक के ऊपर अंग्रेज़ों ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। भारतीय व्यक्ति कोई भी उस नमक को सीधे तौर पे है वो उपयोग में नहीं ले सकते थे। अगर कोई लेता था तो वो अपराध माना जाता था। इस तरह से गांधी जी ने कहा कि अपने देश का ही नमक उसका उपयोग करने के लिए अंग्रेज़ लोग हैं हमें मना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नमक कानून है वो तोड़ेंगे। और उन्होंने दांडी तक है वो लगभग 250 किलोमीटर या फिर 240 किलोमीटर साबरमती गुजरात से लेके दांडी गुजरात जो कि समुद्र के किनारे पे स्थित है वहाँ तक यात्रा की और वहाँ जाकर नमक को सखा और नमक को लेकर आए। और इस तरह से नमक कानून है इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न बड़े हैं लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। विश्व में की जाने वाली कृषि को किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, भारत के किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन कीजिएगा। तो कृषि आपको पता है ना, एक तो होती है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण और पालन पोषण के लिए है वो खेती करता है, जिसमें कम पूंजी, कम मेहनत और कम श्रम की आवश्यकता होती है। जबकि वाणिज्यिक कृषि में अधिक मेहनत, अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इनके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। अगला प्रश्न है 21वां, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। या फिर चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखिएगा। ये ठीक है ना, वृद्ध राजस्थान, इसके अंदर राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये अपने राजस्थान में मिल गई थी। और उसी दिन 30 मार्च से ही राजस्थान दिवस है वो अपना मनाना शुरू कर दिया था। उसी उपलक्ष्य में अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। और इस तरह से राजस्थान लगभग अस्तित्व में आ गया था वृद्ध राजस्थान चौथे चरण में। तो इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न है, बस इतने ही हैं विद्यार्थियों प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा और आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि अपने एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी उदय एजुकेशन चैनल से जुड़ाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि अगला किस विषय का वीडियो चाहिए, ज़रूर लिखें। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।